अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक छोटा सा फीडबैक दे दीजिएगा। आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? बेहतरीन। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। डे वन की जो रिवीजन क्लास है उसमें हमने चीजें डिस्कस की थी। वो फाइल काफी हैवी हो गई थी जिसकी वजह से उसकी अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा कैमरे की सिंकिंग आउट हो रही थी, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। गुज़िश्ता रात उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है 4 सेशंस बना के। सेशन 2, सेशन 3, इन दोनों का मकसद सिर्फ पेस्टल एनालिसिस है। मैंने आपको बताया था कि हमने 70 to 80% कंटेंट तो अपना डे वन पे खत्म कर लिया था, जो एमएफए का मैनेजरियल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब एक एक मॉडल है पेस्टल। उस एक मॉडल के ऊपर हमने ये 2 दिन डिस्कशन करनी है और इंशाल्लाह ताला 4 सेशंस करने हैं। किताब ने 5 चैप्टर्स इसके ऊपर डाले हैं, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिटेल्स में चले गए हैं आईकेएफ वाले, जबकि इतनी डिटेल की जरूरत बनती नहीं थी। तो हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी स्लाइड शो करूं, किताब में जो डाटा दिया हुआ है वो दिखाऊं, और हम उसके ऊपर डिबेट करते चलें। सबसे पहले जो कहानी है वो पेस्टल से स्टार्ट होती है। पेस्टल एक एनालिसिस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। ये इसको मैं साथ साथ हाईलाइट करता रहता हूँ, PESTEL। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक स्मॉल एनालिसिस भी होता है जिसको हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस में वो जो लीगल वाला पोर्शन है और जो इकोलॉजिकल वाला पोर्शन है, जो ये एनवायरमेंट वाला पोर्शन है, ये डिलीट कर दिया जाता है, तो वो खाली पेस्ट एनालिसिस बन जाता है, पहले 4 कैरेक्टर। कभी कभी कुछ लोग एनालाइज करते हुए अपनी एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज नहीं करते, तो फिर वो एनालिसिस कहलाता है स्लेप्ट एनालिसिस। टेक्निकली स्पीकिंग हमारी किताब ने पेस्टल एनालिसिस डिस्कस नहीं किया, स्लेप्ट एनालिसिस डिस्कस किया। ये एक ई खा गए जो इकोलॉजिकल वाला है। मेरे ख्याल में शायद 6 चैप्टर्स इन्होंने इसलिए प्लान किए होंगे कि 2 टेक्नोलॉजी पे बनाने थे, बाकी चीजें मिक्स करके। तो गालबन छठा चैप्टर ये इकोलॉजिकल पे प्लान कर रहे थे, लेकिन जब इकोलॉजिकल पे एक अच्छा डाटा इन्होंने नहीं कंपाइल किया, तो गालबन उसको गायब करके इन्होंने कर दिया कि अच्छा जी 5 चैप्टर्स की जो रिवीजन क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो एक चीज हमने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो आईकेएफ ने हमसे डाटा शेयर किया है उसमें ये वाला एनालिसिस नहीं है, ये वाली लाइन आइटम नहीं है। ये इकोलॉजिकल, जो आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट होती है कि इदारा अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देखे, उसको डैमेज तो नहीं कर रहा, अपने इर्द गिर्द की माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती इम्पैक्ट अपने इर्द गिर्द के फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर उसका, या फिजिकल एनवायरनमेंट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। असूलन पेस्टल एनालिसिस इतना सही होना चाहिए कि किस तरह की एक डायग्राम हो, जिस डायग्राम के अंदर हम डिस्कशन करें और उस डिस्कशन के मुताबिक जो है वो हम चीजों को देख रहे हो। यानी कि एक बिजनेस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के एनालिसिस करने हैं। इंटरनल एनालिसिस में हमने रिसोर्स एनालिसिस देख लिया, वैल्यू चेन देख लिया, कंपिटेंस देखें, कैपेबिलिटी देखें, स्वॉट एनालिसिस। एक्सटर्नल में हमने देख लिया कंपेटिटर्स को देख लें, फलाना। अब एक्सटर्नल का दूसरा फेज है पेस्टल। कोई भी बिजनेस स्टैंड अलोन काम नहीं करता, हर बिजनेस को अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट देखनी जरूरी है। एक बिजनेस अकेला नहीं है, बिजनेस एक बॉक्स के अंदर नहीं है जो अपना काम कर रहा हो, एक बंद बिल्डिंग के अंदर नहीं है। एक बिजनेस के इर्द गिर्द बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके इर्द गिर्द पॉलिटिकल फोर्सेज हैं। वो जिस मुल्क में बिजनेस कर रहा है उस मुल्क की पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस मुल्क में इकोनॉमिक्स के क्या हालात हैं, उस मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, वो मुल्क माशियाती तौर पे क्या उस कारोबार के लिए साजगार है, सोशल समाज क्या है, इर्द गिर्द सोसाइटी के ट्रेंड्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल मामला किस तरह से हैं, और लीगल मामला। अब मैं इकोलॉजिकल के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारी किताब ने 5 एनालिसिस के ऊपर बात की है। अगर मोटा मोटा देखें तो पॉलिटिकल में हम देखें कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह की है मुल्क के अंदर, फॉरेन ट्रेड की क्या पॉलिसी है मुल्क की, टैक्स की क्या पॉलिसी है, लेबर के क्या लॉज हैं, टेररिज्म से रिलेटेड उनका क्या मामला है, कितना वहां पे वो स्टेबिलिटी है, कितना ज्यादा ईज है, एनवायरनमेंट के क्या लॉज हैं, फंड रेटिंग। अब पॉलिटिकल कभी कभी लॉ के साथ जुड़ जाता है, तो अक्सर ये जो पेस्ट एनालिसिस है ना, इसमें पॉलिटिकल और लीगल को जोड़ के एक ही काउंट किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम पॉलिटिकल में मोटी मोटी बातें देख रहे हैं। इनके ऊपर हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी किताब ने पॉलिटिकल के ऊपर जो चैप्टर दिया दैट इज चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक पे जो चैप्टर दिया दैट इज चैप्टर नंबर 2, सोशल और लीगल पे जो चैप्टर दिया वो चैप्टर नंबर 3 है,
और टेक्नोलॉजिकल पे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दे दिया। 4 प्योर टेक्नोलॉजिकल है, 5 लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है दुनिया में वो क्या है। आई के अपने इस ख्वाहिश में कि बच्चों को पता लगे कि जी इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, और हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मार्केट में आए तो उसे पता हो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और ये सारी चीजें किस तरह से चल रही हैं। तो ये इस तरह से हमारा स्प्रेड हुआ हुआ है। तो इकोनॉमिक्स में हम मेनली देखते हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, एक्सचेंज रेट्स कैसे हैं, इन्फ्लेशन का क्या मामला है, लोगों की इनकम्स कितनी है, कितना ज्यादा टैक्सेशन का मामला है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट प्रोविंसेस में टैक्स वगैरह क्या है, फाइनेंसिंग कैपेबिलिटीज क्या है, मिनिमम वेज रेट क्या है, ये सारी चीजें। सोशल में आप अपने सोसाइटी को देखते हैं, पॉपुलेशन कैसी है, वहां पे ग्रोथ कितनी है, किस तरह के जेंडर ज्यादा हैं, किस सोच के लोग ज्यादा हैं, रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते हैं या नहीं करते, मिडिल क्लास हैं, हायर क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, आप अपने इर्द गिर्द की समाज को देखते हैं। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स में इंशाल्लाह डिस्कशन करनी है। टेक्नोलॉजिकल में आप देखते हैं कि इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में आपके कंपेटिटर्स क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपको किस टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी और आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं, देखना जरूरी है। और अब ये वाली टी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया दुनिया में। दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है और आफ्टर कोविड दुनिया ने टेक्नोलॉजिकली इतना ग्रो किया है कि इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों में से टॉप 10 कंपनियां उठा के देखेंगे तो 6 कंपनियां ऐसी होंगी कम से कम जो आईटी बेस्ड होंगी, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। तो टेक्नोलॉजी ने दुनिया के हॉरिजॉन बदल दिया है, चीजें चेंज हो गई। हम इसके ऊपर चैप्टर 5 में आज इंशाल्लाह लंबी चौड़ी से डिस्कशन कर रहे होंगे। देन आपने लॉज एंड रेगुलेशंस और इन सारी चीजों को भी देखना है। अब हमारी किताब को जब लॉ रेगुलेशन का जिक्र जहन में आया तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां से जो लॉ इनके जहन में आया वो उठा के उसके मोटे मोटे पॉइंट्स लिख दिए कि चलो बच्चों को इनका पता होना चाहिए। तो हमने भी काम ये करना है कि हमने क्विकली स्किम करना है, जो समझने वाली चीज है उसको समझेंगे, लेकिन जहां तेजी से गुजरना मकसद होगा वहां हम तेजी से इंशाल्लाह ताला गुजरते चले जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल पेस्टल एनालिसिस है। हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। मैं एक दफा दोबारा आपसे पूछ लूं, आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर हैं तो फिर मैं चैप्टर नंबर 3 में एंटर होता हूं। डन। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। किताब एक चैप्टर में दो तरह के इश्यूज को डिस्कस करना चाह रही है, सोशल एनवायरनमेंट और जो लीगल एनवायरनमेंट है उसका क्या इंपैक्ट है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सोशल, सोशल का मतलब सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द की समाजी जो फैक्टर्स हैं, और लीगल का मतलब है जो इर्द गिर्द कानूनी फैक्टर्स हैं। तो सोशल से कहानी को शुरू करते हैं। सोशल में क्या आता है, हम ये बात करते हैं कि आप जिस भी समाज में बैठे हुए हैं आपने वहां की वैल्यूज देखनी है, वहां की कदरें देखनी है, वहां के लोगों की सोच देखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अफगानिस्तान में अंग्रेजी किस्म के कपड़े बेचने की कोशिश करेंगे, फिरंगी कपड़े बेचने की कोशिश करेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। या फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में जाके बहुत ही ज्यादा बेहतर किस्म की ड्रेसिंग या जो रिलीजियस किस्म की ड्रेसिंग है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे, या अफगानिस्तान टाइप की ड्रेसिंग आप यूरोप में देना चाहें या यूरोप टाइप की ड्रेसिंग आप अफगानिस्तान में देना चाहें, तो ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि आपको देखना है कि आपके इर्द गिर्द समाज कौन सा है, आपके इर्द गिर्द लोग किस किस्म के हैं, सोसाइटी किस किस्म की है, रिलीजन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, उनकी सोच क्या है। भाई मैंने जब यहाँ बैठ के बिजनेस करना है, जब मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं मुझे पाकिस्तान के लोगों की साइकी देखनी है, उनके जज्बात देखने हैं। यहाँ पे हो सकता है कि वो मजहबी तौर पे बहुत इश्तियाल अंगेजी की तरफ आ जाए, मुझे मजहब को लेके बहुत एहतियात करनी है, मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखना है। लोग जो है वो कई दफा अपने पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है उस पर लड़ने मरने पे आ जाते हैं। एक बंदे के सामने उसकी पॉलिटिकल पार्टी की मुखालफत कर दें, वो तो डंडा उठा के आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। तो बिजनेसेस को बहुत एहतियात करनी है, इर्द गिर्द की सोसाइटी क्या है, इर्द गिर्द की सोसाइटीज के वैल्यूज क्या हैं, कल्चर्स क्या हैं, आपके एक्सटर्नल सोशल एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, आपने देखना है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रही हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या आ रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप चल नहीं सकेंगे उस समाज में। जो बिजनेस अपने आप को अपने समाज के हिसाब से एडजस्ट नहीं करता वो फिर तनजुली की तरफ चला जाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना।
अगर लोग बारबेक्यू ज्यादा खाना पसंद कर रहे हैं और मेरे होटल में मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं, तो मैं बारबेक्यू ज्यादा रखना शुरू कर दूंगा। जिस मौसम में लोग मछली की तरफ आगे बढ़े, मैं मछली बेचना शुरू कर दूंगा या मछली को भी रख लूंगा। अगर लोग जो है ओपन एयर में बैठना चाहते हैं, तो मैं ओपन एयर के सेटअप लगा दूंगा। लोग क्लोज में बैठना चाहते हैं, मैं क्लोज का सेटअप लगा दूंगा। लोग फैमिली हॉल अलग से जाते हैं और जो मेल्स ओनली हॉल है वो अलग से चाहते हैं, मैं उस तरह का इंतजाम कर दूंगा। मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ, मुझे वहां की वैल्यूज, वहां के इकदार, वहां का सोच, वहां की तहजीब व तमद्दुन, इन सारी चीजों को देखना है। डिफरेंट फैक्टर्स की किताब ने एग्जांपल दी। उन्होंने कहा जैसे आउटिंग और डाइनिंग आउट हैबिट जो है वो अलग अलग एरिया की, अलग अलग एरिया में फर्क है। कुछ जगह लोग बाहर जाके खाना पसंद करते हैं, कुछ जगह घरों में खाना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया की एडिक्शन किसी जगह कुछ और होती है, किसी जगह कुछ और होती है। कुछ मुल्कों में डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा रिवाज है, कुछ मुल्कों में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का। कुछ मुल्कों के लोग छुट्टियों में दूसरे मुल्क चले जाते हैं, कुछ मुल्क के लोग छुट्टियों में अपने ही मुल्क की सियाहत को वो कर रहे होते हैं। तो मैं जिस मुल्क में हूँ, मुझे वहां के मुल्क के लोगों का ट्रेंड देखना है। फिर अगेन लोग अपनी लुक्स को लेके कितने इंटरेस्टेड हैं। कुछ मुल्कों में वो कहते हैं ठीक है यार, जैसा भी है बस जाना है, लोगों से मिलेंगे। और कुछ मुल्कों में लोग बहुत ज्यादा अपने एटीट्यूड पे, अपने स्ट्रक्चर पे, अपनी आउटलुक पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। मुझे उस हिसाब से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड गैदरिंग में जाऊँ, एक बीइंग अ पर्सन भी, अगर मैं एक जगह जाऊँ जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, सेमिनार हो रहा है फलाना, तो मैं भी कोट पैंट पहन के जा रहा हूँ। और अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स भी वो हैं जो कि चाहते हैं कि टीचर हमारे जैसा नजर आए और को बहुत ज्यादा मुनफरिद ना हो, हमें ऐसा ना लगे कि यहाँ तक जाना इम्पॉसिबल है, तो मैं वहां पे उसी तरह की सादा ड्रेसिंग में होऊंगा जिस तरह की सादा ड्रेसिंग में सामने वाले स्टूडेंट्स होंगे। आपने अपने कंज्यूमर्स को देखना है, आपने अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को देखना है, आपने देखना है कि उनके क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह की चीजें हैं। अब ऐसे में किताब ने हल्का सा तारुफ कराया, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम मुख्तलिफ फैक्टर्स पे हल्की सी डिबेट करते हैं। अलग अलग चीजें जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, उसके अंदर किताब ने मुख्तलिफ चीजें, एटीट्यूड और लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज, कस्टमर का लाइफस्टाइल, कस्टमर के एटीट्यूड, कस्टमर की सोशल वैल्यूज आपके लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोग आपके इलाके में, गांव में ज्यादा रहना पसंद करते हैं तो ठीक है, वो उस तरह की प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम करेंगे। शहर में रहना पसंद करते हैं तो और बात है। जो गांव वाले ज्यादा होंगे उनको देसी घी पसंद होगा, घर की बनी हुई चीजें पसंद होंगी। तो ऐसे में अगर आपके इर्द गिर्द आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां इर्द गिर्द लोग गाँव को ज्यादा पसंद करते हैं, तो शायद आप बेकरी के आइटम्स बहुत अच्छे तरीके से ना बेच सकें वहां पे। शायद आप वहां पे वो वाले आइटम जो कि फ्रोजन फूड्स हैं और इस तरह की चीजें ना बेच सकें। शायद आपके ऑयल और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहां पे ना सेल हो सके। तो अगर आपके लोग शहरों में ज्यादा रहते हैं, तो अब आप उन्हें फास्ट फूड खिला दें, आप फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स बना दें, आप वहां पे फ्रोजन फूड्स वगैरह चला दें, तो लोगों का एटीट्यूड, लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। कुछ लोग अपने घरों को बहुत सजाना पसंद करते हैं, कुछ लोग अपने घरों को सादा रखते हैं। अब अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आपको देखना है कि आजकल लोगों का क्या ट्रेंड है। आजकल लोगों को चमक दमक वाले घर पसंद आते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे घर मजबूत होना चाहिए। आजकल मजबूती की बात नहीं करता। दीवारें अंदर से खोखली बनी हुई और सामने लेपा थोपी खूबसूरत हुई भी, घर में एंटर होते साथ ही चास आ जाए कि ओहो यार क्या चमकता दमकता घर है। तो ऑब्वियसली फिर जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है ना, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अब लोगों को आर्टिफिशियल जिंदगी पसंद है, अब लोगों को बस चमक दमक चाहिए। अब लोग जो है वो एक चीज खरीदते हैं, 3-4 साल में उसे बेच देते हैं। तो पुराने जमाने के लोग लॉन्ग टर्म सोचते थे, चीज खरीदी 20-20, 25-25 साल संभाल के रखते थे। आज वाले लोग ऐसे नहीं है। तो जब आज के लोग ऐसे नहीं है, तो फिर मुझे भी अपने आप को बदलना होगा, मुझे भी अपने तरीके को बदलना होगा कि नहीं भाई इस तरह से नहीं चलेगा। सोशल वैल्यूज, लोगों की सोशल वैल्यूज क्या है, क्या परमिजेबल है, क्या प्रोटेक्टेड है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनडिजायरेबल है। मैं अगर एक ऐसे माशरे में जो कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, एक ऐसे माशरे में जो बहुत ज्यादा एहतियात करता है, गुनाहों से बच के चलना चाहता है, मैं वहां पे अगर ऐड दे रहा हूँ कि हमारी मूवी तो बड़ी भड़कीली सी है, आप आए हमारी मूवी देखें और जबरदस्त जनाब हम आपको जबरदस्त तरीके का एनवायरनमेंट देंगे, सिनेमा का माहौल होगा और जनाब आप आए और फैमिली के साथ एंजॉय करें, तो वहां के लोग सिनेमा को जाना बुरा समझते होंगे। वहां के लोग फैमिली के साथ सिनेमा जाना अच्छा नहीं समझते होंगे। तो ऐसे में मेरा वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप क्या हो सकता है, लोग मेरे आके दुकानों को आग लगा दें, मेरे बिजनेस सेंटर को तबाह कर देंगे, यार इसने हमारे मुल्क में, हमारे इस इलाके में ऐसी घटिया मार्केटिंग कैसे की है। हम लोग तो नहीं सिनेमा जाते, हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हम लोग तो घरों की औरतों को घर में रखते हैं, हम बाहर नहीं जाते। तो वहां की सोशल समाजी वैल्यूज क्या हैं, वहां के लोग सोचते कैसे हैं, वहां के लोग ड्रेसिंग कैसी करते हैं, वहां के लोगों का स्टाइल क्या है, वहां के लोगों की अकदार क्या है, उनके रिलीजन क्या है, उनकी रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स क्या है। रिलीजन तो पूरे पाकिस्तान में इस्लाम है। आपको रमजान में लाहौर में बिल्कुल भी रमजान का अदब नजर नहीं आएगा। मुहर्रम में बिल्कुल भी आपको अदब नजर नहीं आएगा। जगह जगह जनाब गाने भी चल रहे होंगे, स्टेज ड्रामों की आवाजें आ रही होंगी, हल्ला गुल्ला फन टाइम चल रहा होगा।
एक छोटे शहर में चले जाएं, रमजान हो, मुहर्रम हो, हर कोई एहतराम करता नजर आएगा। रमजान में जुर्म गुनाहे कबीरा समझा जाएगा अगर एक बंदा सड़क पे सबके सामने खड़े होके कुछ खा लेगा। और लाहौर में जनाब सब चबड़ चबड़ चल रहा है, आधे से ज्यादा लोग बगैर रोजे के फिर रहे होते हैं। तो लाहौर के सेंटिमेंट्स और हैं, एक छोटे इलाके के सेंटिमेंट्स और हैं। मैं छोटे इलाके में हूँ, मैंने वहां के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है। मैं लाहौर में हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होके चल सकता हूँ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लोग चीजों को वैल्यू किस तरह से करते हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त, हमने तेजी तेजी से बात करनी है। डेमोग्राफी देखनी बड़ी जरूरी है। डेमोग्राफी कहते हैं आपकी पॉपुलेशन के फीचर्स को, पॉपुलेशन के फीचर्स को। पॉपुलेशन में क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब पॉपुलेशन की एज क्या है, उसमें जेंडर क्या है, किस रेस से ताल्लुक रखते हैं, क्या एथनिसिटी है, क्या लोकेशन है। मेरा बिजनेस फर्ज करें स्कूल्स चलाने का है, तो मुझे देखना है पाकिस्तान में कौन से लोग हैं, किस तरह की पॉपुलेशन है, मैंने किसको टारगेट करना है। छोटी क्लास के बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स, और छोटी क्लास के बच्चे, मुझे उन सारे लोगों को देखना है कि वो क्या है। मेरी पॉपुलेशन कितने हिस्सों में डिवाइड हुई है। मैं अगर एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए शहर में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाइंग पैटर्न क्या है। मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इनमें से कितनों की हाई क्लास है, कितनों की लो क्लास है, कितने लोग शॉपिंग पे खर्चा करते हैं, कितने लोग नहीं करते। मुझे अपनी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी, अपनी पॉपुलेशन के डिफरेंट फीचर्स पता होने चाहिए। उनके जेंडर्स क्या हैं, मतलब ओवरऑल मैक्रो लेवल पे कि कितने मर्द हैं, कितने औरतें हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, अधेड़ उम्र और बूढ़े लोगों का तनासुब पॉपुलेशन में कितना है, बाहर निकल के खाने वाले कितने हैं, घरों में बैठ के खाने वाले कितने हैं। तो एक पॉपुलेशन के जो डिफरेंट किस्म के फीचर होते हैं हम उसको कहते हैं डेमोग्राफी। किताब ने 2-3 फीचर्स पे बात की, फॉर एग्जांपल एज ग्रुप पे बात की। यू मस्ट नो के अलग अलग एज ग्रुप की अलग अलग प्रेफरेंसेस है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके इलाके के लोगों का एज ग्रुप क्या है और किस तरह से है। मैं अगर एक ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे ज्यादातर लोग 40 से 70 साल के दरमियान है, फर्ज करें 70% पॉपुलेशन 40 से 70 के दरमियान हो, तो मेरी प्रोडक्ट ज्यादा ओल्ड लोगों को सर्व कर रही होगी रादर देन कि मैं यंगस्टर्स की बात करूं। मैं किसी ऐसे इलाके में हूं जहां पे 70 to 80% जो है वो 30 साल से कम लोग हैं और बड़े जो हैं वो उतने ज्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली फिर मैं क्या करूंगा, मेरी सारी स्ट्रेटेजीज बच्चों को, यंगस्टर्स को, इनको टारगेट करती नजर आ रही होगी। तो मुझे अपनी पॉपुलेशन में देखने के डिफरेंट एज ग्रुप्स के हैं। किताब ने कहा कि जी 1980 के बाद जो लोग पैदा हुए वो तकरीबन 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 1980 के बाद जो पैदा हुए यानी वही 40 साल से ऊपर जो लोग हैं। तो जो 40 साल से ऊपर लोग हैं वो 60% ऑफ दुनिया की पॉपुलेशन है। तो हर दुनिया का मुल्क चाहेगा कि 40 साल से ऊपर वाले लोगों को जरा ज्यादा फोकस किया जाए बिजनेस के हिसाब से। ऊपर से ये लोग हैं भी वो जिन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस देखी है अपनी लाइफस्टाइल में। इन्होंने कन्वेंशनल वर्किंग स्टाइल भी देखा है और आज के दौर का जो है ये वाला स्टाइल भी देखा है। वो इनोवेशन की तरफ भी जाना चाहते हैं, वो उन्होंने बदलते दौर को देखा है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहते हैं। वो स्मार्टफोन और इंटरनेट से भी यूज टू हैं और वो सारी चीजें जो है वो उनको समझ आ रही हैं। उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, मतलब शायद पुराने जमाने में मुश्किल होता, लेकिन आज के जमाने में एक 50 साल का बंदा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, एंड्रॉइड फोन का यूजर है। मेरे फादर 70+ एज के हैं और वो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, वो मतलब व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो ये लोग थे, ये जो 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं, इन्होंने बड़ा टफ जमाना देखा है और इन्होंने जमाने को तेजी से बदलता भी देखा और ये अपने आप को अमेंड करने के लिए तैयार है। लेकिन यंग जनरेशन है, उनका फोकस उतना ज्यादा नहीं है। अब बिजनेसेस को पता है कि ठीक है जी, हमारी पॉपुलेशन में एक बड़ी तादाद अगर 40 साल से ऊपर के लोगों की है तो हमने उनको कैसे फोकस करना है, और अगर 40 साल से नीचे इतने हैं तो उनको कैसे फोकस करना है। देखिए बिजनेस कैसे सोचता है, जो कम एज के लोग हैं उनकी जेब में पैसे नहीं है, वो ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। जो ज्यादा एज के लोग हैं उनके पास पैसे हैं, वो खर्चा कर सकते हैं, और ज्यादा एज के लोग हैं भी ज्यादा। तो मूवीज बनाते वक्त भी बिजनेस ये सोचेगा कि यार हम ऐसी मूवीज बनाएं जो बड़ी एज के लोगों के लिए हो, छोटी एज के लोगों के लिए ना हो। फिर ऐसी मूवीज भी बनाएं जो छोटों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, बड़ों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। तो हुआ ये कि सुपरमैन, बैटमैन, एवेंजर्स, फलाना सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स जो आए, ये सारे आपके जमाने के कैरेक्टर्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके जमाने में आए, आपके जमाने के कैरेक्टर्स तो डोरेमोन और इस तरह की चीजें हैं। हमारे जमाने के कैरेक्टर्स हैं, हमारे से बड़ों के जमाने के कैरेक्टर्स हैं। तो अब पॉइंट ये है कि सिनेमा जाने वाले अगर मेजोरिटी लोग हुए हैं जिनकी जेब में पैसे हैं, तो वो लोग वही हैं जो कि ज्यादा एज के हैं। तो वो लोग वो फिल्में देखेंगे जो उनके जमाने से रेजोनेट कर रही हैं। तो अगर बचपन से सुपरमैन, स्पाइडरमैन देखते हैं और अब उनकी फिल्में आ रही हैं तो यस, लोग बड़े शौक से जाएंगे। अच्छा, जो यंगस्टर्स आएंगे उनके लिए भी सुपर नेचुरल मूवीज तो हमेशा फन टाइम होती हैं। तो इसका मतलब है कि मूवीज बनाते वक्त भी वो सोचेंगे कि बड़े कौन है, उनकी क्या ख्वाहिश है। अच्छा, फिर हम अपने जमाने के लोगों से ज्यादा फैंटेसाइज हैं।
मैं नए जमाने के हीरो हीरोइंस को देखूं, मैं कहूंगा यार ये कौन लोग हैं, ना इन्हें एक्टिंग आती है ना कुछ और, बस बाप डायरेक्टर है तो बाप प्रोड्यूसर है इसलिए ये लोग आ गए मूवीज में। लेकिन पुराने जमाने के लोग, क्या बात है भाई, उनकी क्या एक्टिंग होती थी वगैरह वगैरह। तो अब बिजनेसेस इस चीज को समझते हैं, मूवी मेकर्स इस चीज को समझते हैं कि ऑडियंस की एक बड़ी तादाद पुराने लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो आज भी उन्हें हिट मूवी बनानी होती है तो पुराने जमाने के कैरेक्टर लेते हैं। इंडियन मूवी इंडस्ट्री हो तो जो आज से 25 साल पहले फेमस हीरोज होते थे, आज भी वो बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। और वो यंग बन बन के, और जनाब इतनी ज्यादा एज के बावजूद भी यंग कैरेक्टर्स में आ रहे हैं और मूवी कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। इंग्लिश मूवीज में इवन, चलो हम तो ये बड़े सगीर है, चलो शायद हमें ज्यादा समझ ना हो, आप इंग्लिश मूवीज में देख लें, एक्सपेंडेबल वाले वो सारे गंजे, वो सारे बाबे, वो पुराने जमाने के हीरोज हैं, लेकिन आज भी वो मूवीज में आते हैं तो वो मूवी ज्यादा हिट होती है। तो पॉइंट ये है कि बिजनेसेस को देखना है कि वो किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन में ज्यादा लोग किस एज के हैं, और अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को उस एज के हिसाब से डिफाइन कर लेंगे तो वो जरा ज्यादा बेहतर तरीके से सेल कर सकेंगे। चीजें तो बहुत मजे की हैं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश उतनी ज्यादा नहीं है। डेमोग्राफी में जेंडर, एथनिसिटी, आप किस जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, आपकी क्या एथनिसिटी है, आप किन लोगों के लिए चीज बना रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ जुनेद जमशेद की, कि जे डॉट ने मर्दों के लिए कुर्ते शलवार बनाने शुरू किए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये समझ आया कि औरतों के कपड़ों में ज्यादा मार्जिन है। वो औरतें आएंगी, बहुत लंबी चौड़ी बार्गेन भी नहीं करेंगी, या करेंगी भी तो उन्हें लगेगा उन्होंने तूफान मार लिया, लेकिन फिर भी वो एक महंगी चीज लेके जा रहे होंगे। मर्द जो है उसको अगर आप कहेंगे कि भाई ये सूट 4,000 का है, तो वो तो लड़ पड़ेगा यार, 4,000 का क्यों, किस तरह से, उसको 2,000 2,500 का मिलेगा तो वो लेगा, क्वालिटी भी उसे अच्छी चाहिए, और उसने चलाना भी 10-15 साल है। खवातीन 2-3 साल के लिए चलाना है, वो डिबेट करेंगी, लेकिन आपने प्राइस ही 12,000 कर देनी है, डिबेट करते करते 8,000 पे लेके आएंगी, और बड़े फखर से शौहर की तरफ देखेंगी कि देखा मेरे जैसे किसी ने बार्गेन की है कभी। शौहर भी बेचारा मासूमी उसे सर झुकाएगा, बटवे में से पैसे निकाल के दे देगा और सोचेगा कि ठीक है, एंड 2-3 साल बाद दोबारा कहना है कि मैंने और कपड़े चाहिए देने। तो वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जे डॉट को अंदाजा हुआ कि खवातीन के कपड़े ज्यादा सेल होंगे, खवातीन ज्यादा शॉपिंग करती हैं, और उसमें मार्जिन अगर ज्यादा हो और उसको जर्ब बर्ब करके जरा चमकीला करके दिखाएं तो उसमें मार्जिन जरा ज्यादा है। मर्दों के कपड़े जो है वो एक तो मर्द लेके उसके बाद जब तक वो फट नहीं जाते तब तक दोबारा से नए कपड़े नहीं लेंगे, तो मार्जिन खवातीन में ज्यादा नजर आना शुरू हो गया। सेम गोज विद कुछ प्रोडक्ट्स में जो है वो मेल ज्यादा खरीदारी करते हैं, फीमेल्स कम करते हैं। टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन को खवातीन इतनी तेजी से स्विच नहीं करती जितनी तेजी से मर्द स्विच करते हैं। नए से नए लैपटॉप की ख्वाहिश मर्दों को होती है, मर्द हर वक्त हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ या गाड़ियों को देख रहे हैं, या लैपटॉप्स को देख रहे हैं, या मोबाइल को देख रहे हैं। किसी मॉल में भी जाएंगे जहां मोबाइल रखे होंगे, वहां जाके देखना शुरू कर देंगे उनके फीचर, खवातीन कहेंगी पता नहीं क्या कर रहा है ये, पता क्या फजूल सी चीज के पीछे जा रहा है। तो अगेन बिजनेसेस को समझ आ गई कि कौन सा जेंडर कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा शौक से खरीदता है, तो वो उस जेंडर को उस तरह से काम करेंगे, वो अपनी प्रोडक्ट को उस जेंडर के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे, उस जेंडर की नीड को समझेंगे कि वो क्या चाहता है, उसको क्या करना है, किस तरह से, और उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। तो यस, अब ऐसे में हमने देखना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी हो या पॉलिसीज हायरिंग की हो या कुछ भी हो, जेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। बेबी प्रोडक्ट्स और हाउस होल्ड्स की अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो यस, खवातीन की तरफ आप ज्यादा फोकस करेंगे। कंपनीज को प्रॉपर सोशल एनालिसिस करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस करनी चाहिए कि कौन कौन से जेंडर कौन सी चीज ज्यादा बाय करते हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, कौन से माशरे में खवातीन ज्यादा खरीदती हैं, कौन से माशरे में मर्द ज्यादा खरीदते हैं, कौन सी प्रोडक्ट खवातीन ज्यादा खरीदती हैं, कौन सी प्रोडक्ट मर्द ज्यादा खरीदते हैं, कौन सी प्रोडक्ट है जो घर में मंगवाई जाती है ऑनलाइन शॉपिंग से, और कौन सी प्रोडक्ट है जिसके लिए लोग लाजमी दुकान पे आते हैं और आके चीजें देखते हैं, ये समझना जरूरी है। फिर लोगों की कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस देखनी है, एथनिसिटी। एथनिसिटी बेसिकली ये है कि लोगों का ओरिजिन कहाँ से है, लोग किस इलाके के हैं, हर इलाके का अपना एक कल्चर है, अपनी सकाफत है, अपना एक तहजीब तमद्दुन है, अपनी कुछ सोच है। किसी इलाके के लोग जो है वो आपको नजर आएंगे कि जो उन्होंने जो है ड्रेसिंग बहुत डिसेंट की हुई है, किसी इलाके के लोग आपको नजर आएंगे कि बहुत ही अच्छी सी ड्रेसिंग है, आपको अच्छी सी लग रही होगी, उस इलाके में बहुत पसंद होगी। किसी इलाके में शादी ब्याहों का रिवाज कुछ और होगा, बहुत ढोल धमाके होंगे और जनाब बैंड बाजे वाले जब तक नहीं आएंगे शादी नहीं होगी। और किसी इलाके में खामोशी से जाके किसी एक शादी हॉल में जाके बैठ जाते हैं, बगैर शोर शराबा किए, बारात आई, एक बस में से लोग निकले और फौरन से अंदर चले गए, एक दो बंदों ने हार पहना दिए, कहानी डिफरेंट। तो जाहिर है ये जो शादी के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइजर हैं ये भी देखेंगे कि हमारे इलाके के लोगों की क्या सोच है, वो कौन से इलाके से हैं और उस इलाके की क्या स्कूल ऑफ थॉट है, उस इलाके के लोग चीजों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल ऐसे दी है कि कंपनीज को एथनिक सेंसिटिविटी ध्यान में रखनी है। पाकिस्तान के अंदर आप एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें होटल रूम की जहां वाइन बोतल रखी हुई हो, आप कहें जी आए हमारा होटल बड़ा जबरदस्त है, होटल के कमरे की वीडियो दिखा रहे हो और सामने शराब की 2 बोतलें रखी हुई हो, मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज शायद एक्सेप्टेबल ना हो।
नेकलेस जिसमें हैंगिंग क्रॉस हो तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इसकी मार्केटेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होगी, थोड़ा अच्छे तरीके से मार्केट होगा। लेकिन शायद किसी ऐसी कम्युनिटी जो उनके अगेंस्ट है या जो डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, शायद वो ऐसा नेकलेस जिसपे क्रॉस बना हुआ है, जिसमें स्लीप का निशान बना हुआ है, शायद उसको उतना ज्यादा पसंद ना करें। अब मैं एक दफा आपसे पूछना चाहूंगा, आपको आवाज और कैमरा बाकी चीजें क्लियर हैं? क्योंकि इर्द गिर्द लाइट गई है, लेकिन मैं यूपीएस पे हूँ गालिबन। मुझे एक दफा कंफर्म कर दें। डन हो गया, ग्रेट। एथनिसिटी की हमने बात की, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन। आप ये देखेंगे कि आप जिस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपकी जो इर्द गिर्द सोशल क्लास है, उनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, उनकी एजुकेशन किस तरह की है। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको डील करने का और तरीका है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको डील करने का और तरीका है, उनके साथ आप और तरह से बिहेव करेंगे। वेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अब अगेन आपको ये देखना है कि अगर आपके जिस इलाके में है उधर अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो शायद वो महंगी महंगी घड़ियां भी खरीद लेंगे, महंगी महंगी गाड़ियां भी खरीद लेंगे। अब एक बंदा मर्सिडीज का शोरूम शायद उकाड़ा में नहीं बनाएगा, अगर उसे लगता है कि उकाड़ा के लोग बहुत ज्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, लाहौर के अंदर शायद वो मर्सिडीज का शोरूम बना ले, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ के लोग जो है वो वेल्थ वाइज उकाड़ा के लोगों की निस्बत ज्यादा वेल ऑफ है। तो ये जानना जरूरी है कि मेरी पॉपुलेशन की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बड़े लोग कितने हैं, छोटे लोग कितने हैं, हाई क्लास कितनी है। पाकिस्तान में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, एक तरफ बहुत हाई क्लास है, एक तरफ बहुत लो क्लास है, और दरमियान में जो लोग हैं बेचारे छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब होते जा रहे हैं और वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में या तो कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ हाई क्लास को टारगेट करी होंगी, या कुछ मिडिल लोअर सेगमेंट से लोअर सेगमेंट की तरफ जा रही होंगी। तो ऐसे में ये वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी। एजुकेशन के ऊपर हमने बात की। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगेन मतलब इससे पहले कि हम ओवरऑल लीगल फैक्टर्स की तरफ जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कराची में एक जमाने में इतने दंगे फसाद हो रहे होते थे कि आधे बिजनेसेस वहां से तंग आके निकलना शुरू हो गए, बंद हो गए, प्रॉब्लम में आ गए। अब कराची में काफी हद तक स्टेबिलिटी आ गई, चीजें बेहतर हो गई। अफगानिस्तान में जब फसाद चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो बिजनेसेस बहुत डिस्टर्ब थे, चीजें बेहतर हुई। अब अफगानिस्तान में सुकून आ गया। लाहौर में अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा शुरू हो जाते हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, इस बात पे धरना, उस बात पे धरना, ये मसला वो मसला, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी मुल्क की खराब होती है ना, तो फिर वहां पे बिजनेस कम्युनिटी बहुत डिस्टर्बेंस में आती है। उनकी प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो जाती हैं, उनको अपने बिजनेस ओपन करते हुए प्रॉब्लम आते हैं, उनके एम्प्लॉइज थ्रेट में होते हैं, सबकी जानें दांव पे लगी हुई होती हैं। तो किसी भी मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी ना हो तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट ये है कि स्टाफ लॉस होता है, कस्टमर लूज होते हैं, आपको इंश्योरेंस या सिक्योरिटी के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा होता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस रहती है, गुड्स की स्टीलिंग वगैरह कुछ ज्यादा ही हो जाती है, आपको सिक्योरिटी मैयर्स पे काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर आपको पता है कि जिस इलाके में लूटमार का सिस्टम बहुत ज्यादा है, तो कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड और ये सारी चीजें, ये चीजें बिजनेस को डिस्टर्ब कर रही होती है। ठीक है, हम लोगों ने सोशल फैक्टर्स के ऊपर एक तेज डिस्कशन की, इतनी तेज डिस्कशन भी नहीं थी, हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन बस आपने इन लेक्चर्स को एक दफा सुन लेना है। कहने का मतलब ये है कि इन फैक्टर्स में बहुत गहराई में नहीं उतरना, बहुत ज्यादा याद करने नहीं बैठना, बस ये लेक्चर को सुन लेना है। तो इससे ये होगा, या बाद में भी कभी रिवाइज करने बैठे, ये लेक्चर सुन लें, मोटा मोटा आपके जहन में आ जाएगा, क्योंकि पेपर में बैठ के तो आपने एक ओपन सवाल को आंसर करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से एक चीज पूछी और कहीं ये चीज जरा हमें लिस्ट डाउन कर दो जो हमने किताब में बताई थी। तो सोशल फैक्टर्स की बात की, यही चैप्टर लीगल फैक्टर्स की बात कर रहा है। लेजिस्लेशन का बिजनेस में क्या रोल है, एक बिजनेस को लेजिस्लेशन से क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो इर्द गिर्द के लॉज एंड रेगुलेशन और बिजनेस को भी डिक्टेट करते हैं। अगर लॉ मिनिमम प्राइस का सेट हो गया, मैक्सिमम प्राइस का सेट हो गया, बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर लॉ आपको लेबर की वेजेस तय करने की बात कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा। अगर लॉ आपसे कहता है कि जी आप अगर फूड के बिजनेस में, तो आपने ग्लव्स पहने हुए हो, सर पे टोपी पहनी हुई हो, आपकी जो खाने पीने का जगह है वहां पे शीशा लगा हुआ हो, आपकी सारी चीजें विजिबल हो, अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल यूज हो रहा हो, वगैरह वगैरह, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आप अगर बेकरी वगैरह को डील कर रहे हैं तो बेकरी से रिलेटेड लॉज देखने
देखने पड़ेंगे, होटलिंग को डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड, आप रिटेल स्टोर है तो उसको देखना पड़ेगा। कानून आ गया कि जी अब आपको रिटेल स्टोर बंद करना है, रात 8 बजे कोई रिटेल स्टोर ना खुला हो आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ, फार्मेसी पूरी रात खुली रह सकती है, तो लोगों बिजनेसेस ने जब उन्हें पता लगा कि कोविड वाले टाइम पे सिर्फ फार्मेसीज को खुले रहने की इजाजत है, तो उन्होंने क्या किया, जिसका जनरल स्टोर भी था उसने एक नई जगह ली, अपनी जगह को रिवैम्प करके बाहर एक फार्मेसी का इश्तेहार लगा दिया, साइड पे एक छोटा सा काउंटर फार्मेसी का लगा दिया। अब फार्मेसी की दुकानों पे मुझे याद है कि मैंने अगर रात 2 बजे भी डबल रोटी कहीं से लेनी होती थी तो मैं फार्मेसी की दुकान पे जाता था, वहां डबल रोटी, दूध, अंडे, दही, मतलब पता नहीं क्या क्या मिल रहा होता था। और साइड पे कहीं एक बेचारा शर्मिंदा सा काउंटर फार्मेसी का भी होता था। तो बिजनेसेस को ये देखना है कि लेजिस्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रांजैक्शन लीगल या इलीगल होने के अंदर बिजनेस का इंपॉर्टेंट रोल है। वो कंडीशंस लगा सकता है डिफरेंट बिजनेसेस पे, वो रेगुलेट कर सकता है राइट्स एंड ड्यूटीज लोगों की जो उस बिजनेस को कर रहे हैं उसको फेयरनेस में लाने के लिए। अगेन जो इस बिजनेस से डील कर रहे हैं शायद उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस आ जाए, नहीं जी प्राइस ही सेट नहीं करनी, नहीं जी इस्तेसाल नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, एम्प्लॉइज का ट्रीटमेंट फेयर है या नहीं है, क्रेडिटर्स के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, इन्वेस्टर्स के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा, बिजनेस और सप्लायर्स के दरमियान डीलिंग कैसी है। मतलब बिजनेस के जो जितने भी वेरिएबल्स हैं कहीं ना कहीं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है मुल्क के अंदर लॉ क्या है, लॉ उन्हें क्या कहता है, कौन सी चीज फॉलो करनी है, कौन सी चीज फॉलो नहीं करनी, कितनी एहतियात करनी है, किन चीजों से दूर रहना है, ये सारी चीजें आपकी लेजिस्लेशन में आती हैं। जब लेजिस्लेशन का लफ्ज आया तो हमारी किताब हो गई जज्बाती। उसने सोचा हमारे जहन में क्या क्या लॉज आ रहे हैं, उसने सारे लॉज का हल्का हल्का सा तस्करा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लॉज बिजनेस ने देखने होते हैं, जैसे कि चंद हम बता देते हैं। और ये कह के किताब फिर काबू नहीं आई किसी की, वो बस बताती चली गई है लॉज एंड रेगुलेशन, चले कोई बात नहीं, हम भी किसी के काबू नहीं आएंगे, हम भी बताते चले जाएंगे, लेकिन प्रोसीजन लेवल थोड़ा सा कम कर देंगे और बल्कि थोड़ा बढ़ा देंगे। अब हम उतना टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन बात नहीं कर रहे होंगे, हम थोड़ी सी ओपन डिस्कशन कर रहे होंगे। यकीन माने इन चैप्टर्स पे इतनी डिस्कशन करना भी काफी ज्यादा कुफर है, लेकिन बहरहाल कहीं ऐसा ना हो कि रिवीजन के नाम पे आप आए और आप कहें साथ में तो ऊपर से गुजार दिया, तो इसलिए मैं थोड़ी सी इनकी डिस्कशन कर रहूंगा, लेकिन आपने खुदा ना खास्ता कभी भी इनको याद करने नहीं बैठ जाना। ये चैप्टर्स आपको समझाने के लिए हैं कि ये सोशल लीगल क्लाइमेट क्या है और आपने इनमें क्या चीजें देखनी है। इस पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज बहुत अच्छी मजेदार है या याद करने वाली है तो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, जब मैं वहां आऊंगा तो मैं आपको एक दो दोबारा याद कराऊंगा। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे लेजर चूज करना होगा ताकि मैं ऊपर से गुजार सकूं। कंपनीज लॉ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशन कंपनीज एक्ट वगैरह डील करता है, एससीसीपी में रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट बताता है कि कंपनियों ने क्या करना है, शेयर होल्डर्स को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, आवाम के साथ कैसे गलत नहीं करना। तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करना, उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पेनल्टीज होंगी, आपके ऑफिसर्स को सजाएं हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो यहाँ कंपनी लॉ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एज अ पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप का लॉ, पार्टनरशिप का लॉ फर्म्स को डील करता है, फर्म कैसे रजिस्टर होगी, कैसे डिसॉल्व होगी, क्या होगा, उनके आपस में क्या राइट्स हैं, थर्ड पार्टीज के साथ क्या राइट्स हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस एज अ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप का लॉ देखना जरूरी होगा। एम्प्लॉयमेंट का लॉ, आपके पास अगर एम्प्लॉइज हैं और एम्प्लॉइज खास तादाद से ऊपर हैं तो शायद आपको उनके बारे में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज से रिलेटेड बेतहाशा तरह के लॉज हैं और वो अलग अलग चीजें इंश्योर करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या अगर आप एक छोटे तबके की लेबर से डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों को फोकस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट का लॉ जो है वो एम्प्लॉइज की प्रोटेक्शन के लिए होता है, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट लॉ से डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशन, मैक्सिमम आवर्स क्या होंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उनको आपने क्या, अगर आपके माइंस वगैरह में लोग काम कर रहे हैं तो आपने उनको मास्क देने हैं, आपने उनको हेलमेट देने हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का वो है तो आपने बड़े मोटे वाले जूते देने हैं, ग्लव्स देने हैं। यानी कि अब आपको देखना है कि आपने उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या रखनी है, आपने उनकी सिक्योरिटी वगैरह पे काम करना है। अनफेयर डिसमिसल नहीं कर सकते, बिला वजह नहीं निकालेंगे। अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो एक फेयर ग्राउंड होना चाहिए, कुछ रूल्स डिफाइन होने चाहिए। किसी भी इंप्लॉय को बिला वजह निकाल देना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है, बहुत सारे कानून आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। रिडंडेंसी इतनी आसान नहीं है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को शिफ्ट करने के लिए, निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, अगर किसी वक्त ऐड दें और उस ऐड में आप कहें कि जी हम सिर्फ फलाना तरह के लोगों को नौकरी देंगे, तो हो सकता है 4 तरह के इदारे आपके खिलाफ आ जाएं कि जी आपने ये कैसे बात कर दी, आपने डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर दी, ये वाली जॉब मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं, आपने डिस्क्रिमिनेट क्यों किया, ये वाली जॉब कम एज का बंदा भी कर सकता है, ज्यादा एज का बंदा भी कर सकता है, आपने क्यों कह दिया कि 40 साल से ऊपर बंदा मत आए, 40 साल से नीचे। भाई अगर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो,
समझ आता है कि मेल करेंगे फीमेल नहीं करेंगे, समझ आता है कि यंग होना चाहिए, ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी जॉब है जो फीमेल भी कर सकती है, मेल भी कर सकती है, एक ऐसी जॉब है जो बड़ी एज का बंदा भी कर सकता है, छोटी एज का भी बंदा, और आप कहें कि जी हम इंटरव्यू सिर्फ 40 साल से कम मर्द लोगों का करेंगे, तो शायद वो थोड़ी सी गलत बात होगी। तो आपको फिर डिस्क्रिमिनेशन और इसके ध्यान रखना होगा, जेंडर इक्वालिटी को देखना पड़ेगा। कंपनी लॉ के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं कि जी आपने इतने % वो करना है। इवन कंपनियों में डायरेक्टरशिप के अंदर भी वो कहते हैं कि जी कम से कम इतनी फीमेल्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होनी चाहिए। तो आपको उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखने हैं। कंपनी लॉ ये कहता है कि आपकी कंपनी में इतने % लोग डिसेबल, इतने % डिसेबल लोगों के लिए कोटा होना चाहिए जो कि किसी ना किसी पार्शियल डिसेबिलिटी का शिकार है, और उनको कोई ना कोई और आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जिसमें उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उन्हें मसला ना हो, और आपने अपने पास लोगों में से इतनों को नौकरी देनी है। KFC पाकिस्तान अपनी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस ऐसे बनाता है जहां पे जो लोग होते हैं वो गूंगे बहरे होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उस ब्रांच में जगह जगह डिस्प्ले हुआ होता है कि यहाँ इस ब्रांच में आना है, तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये लोग जो है, तो वहां पे अक्सर इशारों से बात हो रही होती है, उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल भी सकते हैं, तो वहां पे आने वाले कंज्यूमर्स भी एहतियात करते हैं, और बहुत सारे लोग शौक से ऐसी जगह पे जाते हैं, उनको खुशी होती है कि वो उन लोगों को रोजगार मिलने में मदद दे रहे हैं जो कि जिनके साथ कोई ना कोई इस तरह से मामला है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट के लॉस देखने होते हैं। किताब ने ब्रेक नहीं लगाई, किताब तो चलती जा रही है। उन्हें कहती हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉस देखने पड़ेंगे, मिनिमम हेल्थ वगैरह की क्या कंडीशन है, सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट्स, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस सेफ कितना है, आपके एम्प्लॉइज की हेल्थ वगैरह का तो नहीं मसला। आप अगर आपका इदारा कुछ गैसेस प्रोड्यूस करता है, कुछ गैसेस बनाता है, तो आपके लोगों के पास मास्क हैं, इक्विपमेंट्स हैं उनसे डील करने के। आप अगर ऊंची ऊंची हाई रेज बिल्डिंग बनाते हैं, तो क्या आपके जब बाहर से लोग काम कर रहे होते हैं, क्या उनके सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर हैं। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ खतरनाक मशीनें हैं, जहाँ पे खुदा ना खास्ता इंसान का हाथ कट सकता है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, क्या वहां पे वो सारी एहतियात हो रही है। एम्प्लॉइज को कई दफा लॉ ये कहता है कि सेफ वर्क प्लेस होना चाहिए, उनको अनरीजनेबल फिजिकल डेंजर से एक्सपोज मत करें। डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, एम्प्लॉइज को इतना खाना देना है इस तरह से, उनका रहने की जगह ऐसी होनी चाहिए, काम करने वाली जगह ऐसी होनी चाहिए, इतनी सफाई होनी चाहिए, ये सारा। फिर डाटा प्रोटेक्शन के लॉस, आपका बिजनेस अगर लोगों से डाटा कलेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट से उनका डाटा लेते हैं, अब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लॉस है, हमें बहुत सारे लॉस का ख्याल रखना है कि हमारा वो डाटा लीक नहीं होना चाहिए, हमने उस डाटा को प्रोटेक्ट रखना है, वो डाटा हमने जिस पर्पस के लिए उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, डाटा उतना लेना है जिससे हमारा काम है, अगर हमारा काम नहीं है तो हमें अनड्यू डाटा नहीं लेना चाहिए। तो लोगों का डाटा, लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें अपने पास संभाल के रखनी है, बिजनेस है, ख्याल करना है। किताब ब्रेक नहीं लगा रही। साइबर लॉस, आप इंटरनेट पे अगर चीजें बेच रहे हैं, इंटरनेट से डील कर रहे हैं, सोशल मीडिया से डील कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेट के लॉस देखने पड़ेंगे, आपने वहां पे क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना, वहां पे एक ऑनलाइन सेटअप में क्या चीजें हैं, किस तरह से आप पेमेंट लोगों से कैसे ले सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वगैरह के कानून देखने पड़ेंगे, तो वो मुख्तलिफ चीजें आपको इंटरनेट पे देखनी है। कंपटीशन का लॉ देखना है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, अब नॉर्मल प्राइसेस नहीं सेट करनी, मोनोपोली प्राइसिंग नहीं सेट करनी, आपने इर्द गिर्द के कंपेटिटर्स को तबाह नहीं कर देना। अब ऐसे के इसके अंदर जो है वो आपके कंपटीशन के कवानीन आ जाते हैं, मुख्तलिफ और इस तरह की चीजें, तो वो चीजें आपने फॉलो करनी है। देन मोनोपलीज वगैरह को देखना है कि मोनोपलीज ना हो, बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज ना हो, और यूं आप इस्तेसाल ना कर रहे हो। जब आप बिजनेस में, तो आपने इन सारे लॉस को देखना है। एंटी कोल्यूशन रेगुलेशन, कुछ रेगुलेशन हैं जो मना करती हैं कि 2-3 इदारे आपस में मर्ज नहीं हो जाएंगे, आपस में मिलके मार्केट को खराब नहीं करेंगे। कई दफा कुछ लोग मिलके अजीबोगरीब ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे मार्केट का जो छोटा प्लेयर है वो आउट हो जाता है, और बड़े प्लेयर जो है मिलके चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं, प्राइस कंट्रोल के लॉज एंड रेगुलेशंस वगैरह वो आपको देखने पड़ेंगे। सेल ऑफ गुड लेजिस्लेशन, चीजें बेच रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जब आप चीज बेच रहे हैं तो उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, उससे रिलेटेड चीजें, आपकी प्रोडक्ट पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होने चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज है जो कि खतरनाक है बच्चों के लिए, तो लिखा होना चाहिए कि इस इतनी एज से कम बच्चे के लिए यूजेबल नहीं है। किस तरह की चीज है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या है, बहुत सारी चीजें आपको रैपर पे बतानी होंगी, बहुत सारी चीजें ऑन द काउंटर बतानी होंगी, बहुत सारी चीजें आपकी रसीद पे डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जी आपको ये सारी चीजें देखनी है। देन कॉपीराइट्स, पेटेंट, लाइसेंस, आप अगर डील कर रहे हैं तो देखना है कि आप कोई ऐसी चीज तो नहीं यूज करें जो किसी और की कॉपीराइट है। आप अगर एक फार्मूला यूज कर रहे हैं तो क्या वो किसी और का पेटेंट तो रजिस्टर नहीं, और अगर आपने खुद फार्मूला बनाया तो दिस इज गुड कि आप उसको रजिस्टर कराएं ताकि कोई और आपका फार्मूला ना चोरी कर ले, और करे तो आप उसके खिलाफ लीगल केस कर सकें। आप के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप उसको सेव करवाएं, आप उसको रिकॉर्ड करवाएं, आप उसको गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाएं ताकि कहीं कोई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल ना कर ले।
बिजनेसेस ऐसे करते हैं, आप देखते हैं आए दिन फेसबुक पे मुख्तलिफ जगह आया हुआ होता है कि जी फलाना कॉलेज ने फलाना ने कहा कि हम लीगल नोटिस दे देंगे बच्चों को कि जी ये आप हमारे लेक्चर चोरी कर रहे हैं फलाना। अब ये लेक्चर्स कॉलेजेस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब कॉलेजेस जो है अगर इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा देते हैं गवर्नमेंट में, तो इसके बाद वो उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो उसको इलीगल तरीके से बेच रहे हैं या इलीगल तरीके से डील कर रहे हैं। तो यस, आपको जिस बिजनेस में, उस बिजनेस में जो जो लॉज एंड रेगुलेशन है आपने उन सबका ख्याल रखना है। किताब ने यहाँ पे सांस लिया, उसने कहा हाँ जी शुक्र है, हमने बहुत सारी गैर जरूरी बातें आपको बता दी हैं। फिर सांस लेने के बाद अब आए वो अच्छे टॉपिक की तरफ, यानी कि इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक कभी याद करने की ख्वाहिश हो आपके जहन में तो वो कौन सा है? दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम ये कहते हैं कि जो लीगल एनवायरनमेंट है ना, वो बिजनेसेस को सपोर्ट करती हुई हो, बिजनेस को तकलीफ देने वाली ना हो। यानी देखिए, हर मुल्क का लॉ क्या कहता है? कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो बिजनेस को भी तो प्रोटेक्ट करे। हर मुल्क का लॉ जो है वो चाहता है कि छोटे बिजनेस के साथ नाइंसाफी ना हो, तो फिर बड़े बिजनेस के साथ भी नहीं होनी चाहिए नाइंसाफी। यानी कि जिस मुल्क के अंदर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगी, यानी कि ऐसे लॉज हो जिससे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो, ऐसे लॉज हो जिसमें आप ज्यादा ब्रांचेस ओपन कर सकें, ऐसे लॉज हो जिनमें आप पैसे को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, ऐसे लॉज हो जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हो, ऐसे लॉज हो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो वाला मुल्क जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहां लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना चाहेंगे। अगर एक मुल्क में आपको पता है कि यहाँ बिजनेस करने से पहले को 15 जगह रजिस्टर करवाना है, 6 अथॉरिटीज के पास जाना है, 4 जगह धक्के खाने हैं, वो लाइसेंस, वो तस्वीर, वो फलाना, वो साइन, उसको पैसे, उसको रिश्वत, फलाना फलाना, इतने मसले हैं। आप कहेंगे यार भाड़ में गया, मैं नहीं बिजनेस कर रहा, मैं अच्छा भला नौकरी कर लेता हूँ। तो जिस मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, ज्यादातर लोग बिजनेस की तरफ आएंगे, बिजनेस से अच्छा अर्न करेंगे, उनको फैसिलिटी मिलेगी, उनको आसानी मिलेगी बिजनेस करने के लिए। तो हम ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दैट रिक्वायर्ड सेंसिबल लीगल सिस्टम, ऐसा सेंसिबल लीगल सिस्टम हो जो एनकरेज करता हो ग्रोथ इन मार्केट प्लेस। ये लॉज जो है वो रूल्स एस्टेब्लिश करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि क्या राइट्स हैं, कॉस्ट मिनिमाइज कैसे होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन वगैरह, इनको बिजनेसेस जो है उनको हेल्प मिलनी चाहिए, बिजनेस को कानून की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए। एक बिजनेस मैनेजर ये जरूर देखता है कि ओवरऑल क्वालिटी क्या इकोनॉमिक इकोनॉमी की, बिजनेस एनवायरनमेंट उस इकोनॉमी में किस तरह का है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, मार्केट साइज कैसा है, कानून कैसे है, लेबर फोर्स कैसी है, मल्टीपल फैक्टर्स देख के एक बिजनेस इस तरफ आता है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली इसको कैसे मैयर करें, यहाँ पे इन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो अपना एक सॉरी वर्ल्ड बैंक ने अपना एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2003 में एक इस पे वर्किंग की कि ईज ऑफ डूइंग बड़ा क्वालिटेटिव सी चीज है कि हाँ भाई फलाना मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फलाना मुल्क में नहीं है। अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को डिफाइन कैसे करें, इसको क्वांटिफाई कैसे करें? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जनाब एक रैंकिंग इशू कर दी कि अलग अलग तरह के मुल्क जो हैं, 190 इकोनॉमीज जो हैं, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स क्या है। यानी कि उन्होंने एक रेटिंग कर दी और बता दिया कि ये मुल्क ज्यादा बेहतर है, ये मुल्क कम बेहतर है। अब ये रेटिंग उन्होंने कैसे की? ऑल्दो बहुत सारी और असेसमेंट्स भी हैं, लेकिन ये वाली जो एनुअल रैंकिंग है ज्यादातर जगह यूज होती है। अक्सर लोग वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग को यूज करते हैं कि यार वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मुताबिक पाकिस्तान का ये रैंक है, इंडिया का ये रैंक है, चाइना का ये रैंक है, फलाना। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस इंडेक्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं, अब ये चीजें ध्यान रखने वाली। अगर कभी इस पूरी चैप्टर में कुछ याद करने का दिल करे, दिस इज द पेज जिसको आप याद कर सकते हैं। पीछे पेज पे जनरल डिस्कशन थी, यहाँ अगर इन 10 पॉइंट्स को आप याद कर लें, ऑल्दो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से मेजर किया जाता है या उसमें क्या फैक्टर्स हैं, तो दीज आर द फैक्टर्स। कोई किसी भी मुल्क के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, क्रेडिट लेना वहां कितना आसान है, कंस्ट्रक्शन का परमिट आराम से मिलता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से मिलती है, प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के क्या वो है, इंसॉल्वेंसी के इश्यूज हो तो उनको रिजॉल्व किस तरह से किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स की एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर उस मुल्क में क्या कानून साजी है, क्रॉस बॉर्डर आपने अगर ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें मुल्क कितना फैसिलिटेट करता है, और टैक्स के निजाम में कितना। ये उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए, ये 10 इंडिकेटर सेट कर दिए। उन्होंने कहा ये 10 इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पे, तो अब चाइना के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या नहीं है, इन 10 चीजों को देखा जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करना आसान है या नहीं, क्रेडिट लेना आसान है या नहीं,
वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है एक बिजनेस या नहीं कर सकता। आप देखें कुछ मुल्कों में आपको कफील की तरफ जाना पड़ता है। सऊदी अरब में बिजनेस करना है, आपको वहां का एक नुमाइंदा लेना पड़ेगा, उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, और शायद वो बंदा बगैर कुछ किए आपसे प्रॉफिट का 50% लेता रहे और आप तड़पते रहे यार ये कैसा मुल्क है। यहाँ पे एक बंदा बिजनेस करना भी चाहे तो वो इस मुल्क के एक बंदे को खिलाते रहो, और ये मुल्क जो है वो अपने लोगों को प्रमोट करता है, तो शायद लोग वहां पे बिजनेस करने में कंफर्टेबल ना हो। एक मुल्क ऐसे जाए जहां वो कहे ठीक है जो आए अपना बिजनेस सेटअप करे, बस गवर्नमेंट को 10% टैक्स दे, बाकी 90% आपका है, तो हो सकता है लोग कहें यार ये देखो ये कितना अच्छा हुआ है। किसी मुल्क में कंपनी रजिस्टर कराना अगर इतना आसान हो कि 2 हफ्ते में हो जाए, और एक मुल्क में पता लगे 6 महीने साल का प्रोसेस है, तो लोग उस मुल्क को पसंद नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है उस मुल्क के अंदर टैक्स का रूल जरा आसान हो सकता है कोई और रूल आसान हो। तो ये 10 फैक्टर्स हैं, इन 10 फैक्टर्स की बेस पे क्यूमुलेटिव एक परसेंटेज, एक अमाउंट, एक रैंकिंग, एक नंबर निकलेगा, जिस पे पता लगेगा कि हाँ भाई ठीक है जी आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसका क्या है। पाकिस्तान की रैंकिंग इस रिपोर्ट में बेहतर करने के लिए डिफरेंट मेजर्स कंपनीज एक्ट ने भी इवन लिए हैं। इन्होंने क्या किया, कुछ सिंपलर और सॉफ्टर रेजिम स्मॉलर कंपनीज के लिए दी हैं। स्मॉलर कंपनीज की बहुत सारी रिक्वायरमेंट छोड़ दी हैं, बहुत सारी जगह पे उनको अकाउंट फाइल करने थे वो खत्म कर दिया, बहुत सारी जगह पे उनको ऑडिट से एग्जामिशन दे दी है। 1 मिलियन से छोटी कंपनियों को कहा यार आप ऑडिट भी मत कराओ, कोई मसला नहीं है। 10 मिलियन से छोटी कंपनी को कहा यार आप ठीक है आप मत रिपोर्टें अपनी जमा कराओ। बहुत सारी छोटी सी चीजों में एक्सेप्शन रिलैक्सेशन दी है ताकि लोग पाकिस्तान में बिजनेस करें। तो कंपनीज एक्ट ने इस तरफ एक कदम उठाया है कि इसके ऊपर काम किया है। मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट स्मॉल कंपनीज वगैरह के लिए इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है कि चीजों को इजी किया जाए, रिलैक्स किया जाए। वाइंडिंग अप एक लंबा प्रोसेस है, इन्होंने इजी एग्जिट स्कीम भी दी है कि आप अगर आपके नोन एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है, आसान सी चीज है, तो आप फौरन से एग्जिट भी कर सकते हैं। आपने कंपनी बनाई, आप उसे नहीं चला रहे, लेकिन आप उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं खत्म करना चाह रहे, आप उसे होल्ड कर सकते हैं। आप डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी बना के कई साल चला सकते हैं, और कई साल के बाद आप उसे दोबारा से एक्टिव करें और फिर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दें। तो जिस मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना अच्छा होगा कानूनी एतबार से, थोड़ा सोशल एतबार से भी, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली लेजिस्लेशन और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो जितना आसान होगा उतना बेहतर तरीके से लोग बिजनेस करेंगे, उतना अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसने हमें सोशल और लीगल फैक्टर्स के ऊपर बात की। इस सेशन का हमारा टारगेट है 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर जो कि सोशल और लीगल की बात करता है, और एक चैप्टर जो कि इकोनॉमिक की बात करता है। तो यहां तक हम लोगों ने इसको कवर किया। अगेन मेरा फिर से आपसे सवाल कि आप लोगों को आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? डन, खूबसूरत हो गया काम। अगेन जहन में रहे, असल गेम है चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। 70 to 80% गेम उन 3 चैप्टर्स की है। ये शुरू में जो 5 चैप्टर्स पेस्टल के बनाए हैं, ये इन्होंने अननेसेसरी डिटेल्स डाली हैं, लेकिन सुन लें समझ लें। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने खुद से याद नहीं करना, जब कभी मूड हो इन 5 चैप्टर्स को रिवाइज करने का, ये वाली रिवीजन क्लासेस पे आए, इनको प्ले कर दें। 1.5 पे मत कीजिएगा, मैं ऑलरेडी 1.5 पे चल रहा हूँ, तो आप बस इसको प्ले कर लीजिएगा एक दफा। किसी वक्त बिल्कुल पढ़ने का मूड नहीं हो रहा और कुछ खाना खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार खाना खाते खाते भी मैं टाइम इस्तेमाल कर लेता, कानों में टूटियां लगाए और मेरी बस बातें सुन लें, कम से कम आपको एक हौसला होगा कि हाँ भाई मैंने चैप्टर ये गो थ्रू कर लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम